प्रस्तुत है मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास कुली। मुन्नू कांगड़ा जिले के एक गांव में रहने वाला 14 वर्ष का लड़का था। उसके बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। वह गांव के स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ रहा था। अब उसके चाचा चाची ने निश्चय किया कि वह समय आ गया है जब मुन्नू को अपनी जीविका स्वयं कमानी चाहिए। दयाराम गांव से कई मील दूर श्यामनगर के इंपीरियल बैंक में चपरासी था। वे इस लड़के के साथ सदैव दुर्व्यवहार करते थे और उसे बुरा भला कहते थे। श्यामनगर में उसे बाबू नाथुराम के घर में घरेलू नौकर का काम मिल गया। मालकिन, जिसे बीबी जी कहा जाता था, बहुत गाली देने वाली स्त्री थी और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। वह मुन्नू को सदैव एक न एक काम बताती रहती थी और वह आराम नहीं कर पाता था। उसे सुबह से देर रात तक लगातार काम करना पड़ता था। मुन्नू को घरेलू काम का अनुभव नहीं था, अतः उससे गलतियां हो जाया करती थी। इस पर बीबी जी को बहुत क्रोध आता था और वे उसे बहुत बुरी तरह गाली देती थी। मुन्नू का नौकर का जीवन इस घर में कष्टप्रद और असहनीय हो गया। नाथुराम के घर में बाबूजी का छोटा भाई प्रेमचंद ही एकमात्र सांत्वना एवं प्रोत्साहन का स्रोत था। वह प्रायः उसे प्रेमपूर्वक बोलता था। इस घर में मुन्नू के लिए दूसरी सांत्वना नाथुराम की बेटी शीला थी, जो उनके साथ खेलती थी, परंतु उसकी माँ उसका घर के नौकर के साथ खेलना पसंद नहीं करती थी। एक दिन मुन्नू ने बंदर की तरह नाचना आरंभ कर दिया। दूसरे दिन नाथुराम ने अपने अधिकारी मिस्टर इंग्लैंड को अपने घर चाय पर बुलाया। मुन्नू एक अज्ञान ग्रामीण लड़का था, अतः अनजाने में उससे चाय की ट्रे गिर गई और सारी क्रॉकरी टूट गई। मिस्टर इंग्लैंड की विदाई के पश्चात बीबी जी ने मुन्नू को बहुत बुरी तरह फटकारा। एक बार बाद में मुन्नू शीला के मनोरंजन के लिए बंदर की तरह नाच रहा था। खेल खेल में उसने उसके गाल पर काट लिया। नाथुराम ने उसे बुरी तरह मारा और गालियां दी। उसने अपने चाचा से शिकायत की, परंतु वहां भी उसकी पिटाई की गई। अतः उसे लगा कि उस परिवार में और अधिक दिन तक नौकरी करना असंभव है। एक दिन वह घर से खिसक गया और रेलवे स्टेशन पर एक डिब्बे में शरण ली। मुन्नू ने एक डिब्बे में प्रवेश किया और तुरंत ही गाड़ी चल पड़ी। उसने अपने को छिपा लिया और डिब्बा इतना ठसाठस भरा था कि किसी ने उसको नहीं देखा। उस भीड़ में एक व्यापारी प्रभु अपने साझीदार गणपत के साथ सवार था। वे दौलतपुर जा रहे थे। प्रभु के अपना कोई बच्चा नहीं था और जब उसने मुन्नू को सीट के नीचे छुपा देखा तो तुरंत उसकी ओर झुक गया। उसने मुन्नू को बाहर निकाला और उसे दौलतपुर ले जाकर अपनी फैक्ट्री में नौकर रखने का निश्चय किया। उसके साझीदार गणपत को यह सब कुछ पसंद नहीं आया, परंतु वह चुप रहा। दौलतपुर में मुन्नू ने प्रभु दयाल की अचार की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। वहां तुलसी सहित अन्य अनेकों मजदूर कार्य करते थे। फैक्ट्री का दृश्य बहुत निराशाजनक था। प्रभु एवं उसकी पत्नी इस लड़के के प्रति बहुत दयालु थे, अतः मुन्नू उनके साथ बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट था। परंतु गणपत बहुत कठोर था, चिड़चिड़ा व्यक्ति था और सभी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करता था। वह मुन्नू के प्रति विशेष रूप से पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि प्रभु उसे बहुत प्यार करता था। गणपत के संबंध अपने पड़ोसी से भी तनावपूर्ण थे। एक दिन सर टोडरमल अपनी पत्नी एवं लड़के से गणपत का झगड़ा हो गया और उसकी बुरी तरह पिटाई हो गई। प्रभु ने उसकी रक्षा के लिए बीच बचाव किया और सर टोडरमल ने क्षमा मांगी। एक बार मुन्नू ने बहुत सारे कच्चे आम खा लिए और उसकी आंख दुखने लगी। गणपत ने तुरंत अनुमान कर लिया कि मुन्नू ने ढेर से कच्चे आम चुराए हैं और उसकी पिटाई कर दी। उसकी देखभाल दयापूर्वक हो रही थी। प्रभु को मुन्नू के साथ गणपत के व्यवहार का ढंग पसंद नहीं था। बाद में गणपत ग्राहकों से पैसा वसूल करने गया। उसने यह सारा धन एक नर्तकी पर बर्बाद कर दिया और अब उसके पास केवल 50 रुपये बचे थे।
प्रभु को पैसे की बहुत आवश्यकता थी, अतः उसने टोडरमल तथा अन्य अनेक लोगों से उधार ले रखा था। जब प्रभु ने उससे धन मांगा तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रभु को बुरी तरह गालियां दी। प्रभु ने उसे शांत करने का प्रयत्न किया, परंतु उसने बहुत अधिक दुर्व्यवहार किया। अब उसने फैक्ट्री छोड़ दी और उससे धमकाया कि वह उसे पाठ अवश्य पढ़ाएगा। अब भी उसके पास 50 रुपये शेष थे। उसने अपनी अलग फैक्ट्री स्थापित कर ली और यह अफवाह फैला दी कि प्रभु दिवालिया हो गया है। प्रभु के लिए कर्जदारों का पैसा चुकाना असंभव हो गया और परिणाम स्वरूप वे उसके दरवाजे पर भीड़ लगाने लगे। अब प्रभु पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। टोडरमल का पुत्र रामनाथ अब सब इंस्पेक्टर हो गया था और वह प्रभु को पुलिस स्टेशन ले गया। उससे पुलिस स्टेशन पर केवल गालियां ही नहीं दी गई बल्कि अपमानित भी किया गया। उसकी पिटाई की गई। परिणाम स्वरूप वह बीमार हो गया और डॉक्टर की सलाह पर उसे दौलताबाद छोड़ना पड़ा। वह अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ियों पर चला गया। मुन्नू अब दौलताबाद में अकेला रह गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। रोजी रोटी कमाने के लिए उसने अनाज मंडी में काम करने का प्रयत्न किया। उसने रेलवे स्टेशन पर कुली का काम भी किया, परंतु उसने देखा वहां पहले से ही बहुत से कुली थे और पुलिस के सिपाही ने उसे वहां से भगा दिया क्योंकि उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। अनाज मंडी का काम उसके लिए बहुत कठिन था और सब्जी मंडी में उसकी आय बहुत कम थी। अब मुन्नू ने बंबई जाने का निश्चय किया। उसने बंबई के शानदार जीवन के बारे में बहुत कुछ सुना था। सर्कस के एक महावत की सहायता से, जो उस समय दौलतपुर में शो कर रहे थे, मुन्नू ने मालगाड़ी में छिपकर बंबई की यात्रा की। सर्कस कंपनी भी उस गाड़ी में ही सफर कर रही थी। मुन्नू बंबई पहुंचा, परंतु वह उस बड़े शहर में, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, बिल्कुल अकेला था। वह बहुत व्याकुल और घबराया हुआ था। उसका संपर्क अचानक हरिहर और उसके परिवार से हुआ। वह कपड़े की मिल में काम करते थे। मुन्नू ने उसके बेटे को सड़क के भारी यातायात में कुचलने से बचाया था। हरि अपने गांव से लौट रहा था, जहां वह अपना परिवार लेने गया था। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और बच्चों के साथ बंबई लौटा था। मुन्नू ने बच्चे को बचाने के लिए अपना जीवन संकट में डाल दिया था। वह आशा करता था कि फैक्ट्री में उसे फिर से नौकरी मिल जाएगी और उसकी पत्नी तथा बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी। हरि ने मुन्नू को बताया कि वह उसके लिए भी फैक्ट्री में नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा। उस रात हरिहर, उसका परिवार तथा मुन्नू शहर के अन्य हजारों दूसरे कुलियों और मजदूरों की तरह पगडंडी पर सोए। अगले दिन हरि अपने परिवार और मुन्नू को लेकर सर जॉर्ज व्हाइट कपड़ा मिल पहुंचा, जहां उसने फैक्ट्री में नौकरों के लिए एक अंग्रेज सर जिमी थॉमस, जिसे चिमटा साहब कहा जाता था, से नौकरी के लिए प्रार्थना की। हरि ने बताया कि उसकी पत्नी, बेटा और लड़का मुन्नू सबको नौकरी की आवश्यकता है। बहुत खुशामद के बाद चिमटा साहब उन चारों को कुछ शर्तों पर नौकरी देने के लिए सहमत हो गए। वह नौकरी के बदले कुछ कमीशन चाहता था। उन्हें बहुत ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार दिया और अपनी झोपड़ी किराए पर लेने के लिए मजबूर किया। गरीब लोगों को उसकी सभी शर्तें माननी पड़ती थी। अब मुन्नू ने फैक्ट्री में काम करना आरंभ कर दिया। यद्यपि उसे उस प्रकार के कार्य का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, फिर भी काम सीखने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। अधिकतर काम मशीन से ही होता था और मुन्नू को केवल हैंडल घुमाना पड़ता था। पहले दिन मुन्नू को रतन नाम के एक साथी मजदूर ने मशीन में आने से बचाया। रतन एक बलवान पहलवान जैसा व्यक्ति था। कुछ समय बाद मुन्नू रतन के बहुत निकट आ गया। उसने हरि और मुन्नी को हर संभव सहायता की। उसने फैक्ट्री के अंग्रेज फोरमैन के साथ उन्हें पिटने तथा शोषण से बचाया। उसने उन्हें पठान से भी बचाया, जो फैक्ट्री गेट पर खड़ा रहता था, जिससे कोई अनुचित व्यक्ति प्रवेश न कर सके। हरि का बेटा मशीन पर काम करते हुए पहले दिन ही घायल हो गया, क्योंकि उसे इस काम का कोई ज्ञान अथवा अनुभव नहीं था। हरि को तुरंत अपने बेटे को अस्पताल ले जाना पड़ा और इस प्रकार उसे आधे दिन के वेतन का नुकसान हुआ। हरि एवं उसके परिवार को निवास के लिए कुछ सुविधा दी गई।
ये सभी झोपड़ियां फोरमैन चिमटा साहब की संपत्ति थी, जो मजदूरों को उन्हें जबरदस्ती किराए पर देकर अतिरिक्त धन कमाता था। जब यह झोपड़ी तेज बरसात में बुरी तरह नष्ट हो गई तो रतन हरी और उसके परिवार और मुन्नू को लेकर चोल में चला गया। उसके पास वहां एक कमरा था, उसने वहां उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दी। यद्यपि यह पर्याप्त और सुविधाजनक नहीं थी, वहां उन सबके लिए जीवन बहुत कठिन था। उनकी आय बहुत कम थी और उन्हें विषम परिस्थितियों में रहना और खाना पड़ता था। एक दिन रतन मुन्नू को एक वेश्या के घर ले गया। मुन्नू बहुत उत्तेजित था और वहां से बहुत बेचैनी में घर लौटा। उस रात हरी घर पर नहीं था और लक्ष्मी अकेले उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसे इस उत्तेजित अवस्था में देखकर उसने उससे कहा कि वे सब समाज के कष्ट भोगने वाले वर्ग के लोग हैं। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अद्भुत उत्तेजना में अपने से चिपटा लिया, जिससे मुन्नू के हृदय में भी इच्छा जागृत हो गई। उस रात लक्ष्मी से प्रेम करने के आनंद में मुन्नू सब कुछ भूल गया। लक्ष्मी ने ही इस कृत्य में पहल की थी, क्योंकि रतन स्वतंत्र मस्तिष्क का व्यक्ति था और अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत गर्व करता था। अतः फोरमैन के प्रति उसका दृष्टिकोण सदैव निडर था। चिमटा साहब भी उससे बैर मानते थे और जब भी वह मजदूरों का शोषण करता, अपमानित करता अथवा उन्हें यातना देता था तो रतन सदैव बीच में आ जाता था। अतः एक दिन उसे फैक्ट्री की नौकरी से निकाल दिया गया। रतन इस मामले को ट्रेड यूनियन में ले गया, जहां वह सदस्य था, परंतु उन्होंने उसकी कोई चिंता नहीं की और उसके मामले को कम्युनिस्ट यूनियन ने ले लिया। इसी बीच मिल के प्रबंध तंत्र ने मजदूरों के वेतन पर खर्च कम करने के लिए उनके कार्य दिवस घटाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मिल नुकसान में चल रही थी। बाजार में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण मिल का लाभ गिरता जा रहा था। रतन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का भी सदस्य था। कम्युनिस्ट नेताओं ने रतन की सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा और कहा कि वह अपनी यूनियन, जिसका वह सदस्य था, की चिंता छोड़ दे। उन्होंने कहा कि वास्तव में यूनियन मजदूरों के हितों में रुचि नहीं ले रही थी। जब मिल के प्रबंध तंत्र ने मिल के कार्य दिवसों में कटौती के निर्णय की घोषणा की तो मजदूर बहुत क्रोधित हो गए। उनकी मजदूरी पहले ही बहुत कम थी और अब और घट गई। कम्युनिस्ट यूनियन लाल झंडा यूनियन के नाम से भी जानी जाती थी। उन्होंने प्रबंध तंत्र के विरुद्ध केवल इस समस्या पर ही नहीं बल्कि मजदूरों तथा उनके अन्य समस्याओं पर लड़ने का निर्णय लिया। इस यूनियन के एक नेता सौदा ने मजदूरों की विशाल भीड़ को बताया कि उसकी यूनियन ने मजदूरों की ओर से एक मांग पत्र तैयार किया है और इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रबंध तंत्र को भेजा जाएगा। एक कांग्रेस नेता ओमकार नाथ चाहता था कि मजदूर स्वयं एक नियंत्रण रखें, परंतु सौदा ने अगले दिन से हड़ताल करने के लिए मजदूरों पर दबाव डाला। यह मजदूरों की ओर से प्रबंध तंत्र के निर्णय का विरोध था कि उन्होंने कार्य दिवसों में कटौती की तथा मजदूरी घटा दी। उन्होंने रतन की तथा मिल के कुछ अन्य कुलियों की नौकरी समाप्त करने का भी विरोध किया। यह देखकर कि मजदूरों को कम्युनिस्ट नेताओं ने हड़ताल पर जाने को उकसाया है, प्रबंध तंत्र ने तुरंत यह अफवाह फैला दी कि शहर में मुसलमानों ने कुछ हिंदू बच्चों का अपहरण कर लिया है और मुसलमान विशेष रूप से पठान हिंदुओं पर आक्रमण व सामूहिक नरसंहार की योजना बना रहे हैं। इस सूचना से सभी ओर बहुत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। सौदा उस सभा को संबोधित कर रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि प्रबंध तंत्र बदमाशी उत्पन्न करने तथा मजदूरों को जातीय आधार पर बांटने का प्रयत्न कर रहा है। अतः उसने मजदूरों से घर लौटने की प्रार्थना की और कहा कि उत्तेजित न हो। उसने आश्वासन दिया कि उसकी यूनियन हिंदू बच्चों को अपहरण की सूचना के संबंध में छानबीन अवश्य करेगी। इस बीच सभी मजदूर मिल में हड़ताल करेंगे और अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए प्रबंध तंत्र पर दबाव बनाएंगे। परंतु अव्यवस्था पहले ही आरंभ हो चुकी थी और सारे शहर में मारपीट एवं दंगा फैल गया था। सौदा के भाषण समाप्त होने से पहले ही सभा में हिंदू मजदूरों के समूह ने मुस्लिम मजदूरों के समूह से लड़ना आरंभ कर दिया था।
मुन्नू डरा हुआ था कि कहीं कुछ मुस्लिम धर्मांध उस पर हमला न कर दे, अतः उसने सभा से खिसक जाने का प्रयत्न किया। रतन ने भी सभा को संक्षेप में संबोधित किया था और मजदूरों को घर जाने के लिए कहा था। उसने बताया कि वह लाल झंडा यूनियन में मिल गया है। मुन्नू को यह पता नहीं था कि इस समय हरी कहाँ है। दोनों हिंदू और मुसलमान मजदूर नारे लगा रहे थे। अचानक मुन्नू पर किसी मुसलमान ने हमला किया और लाठी मारकर उसे गिरा दिया। वह मरते मरते बचा। अब खून खराबा शहर की दूसरी बस्तियों में भी फैल गया। पठानों के समूहों ने हिंदू घरों पर हमला करना और जहां कोई हिंदू मिला मारना आरंभ कर दिया। हिंदू नेता हिंदुओं को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए पुकार रहे थे, यदि वे अपनी स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। अब तक बहुत सी हत्याएं हो चुकी थी। मुन्नू ने वह रात एक खाली गाड़ी में व्यतीत की जो टूटी हुई पड़ी थी और उसे सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया था। अगली सुबह नींद से जागने पर वह गाड़ी से बाहर आया। जब वह खड़ा हुआ चारों ओर का दृश्य देख रहा था तो तेज गति से दौड़ती हुई एक कार ने उसे टक्कर मार दी। एक एंग्लो इंडियन स्त्री श्रीमती मैनवेरिंग उस कार में यात्रा कर रही थी जिसने अचानक मुन्नू को टक्कर मारी थी। उसे चोट लग गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। श्रीमती मैनवेरिंग ने कार के ड्राइवर को आदेश दिया कि वह मुन्नू को सड़क से उठाकर कार में डाल ले। वह शिमला जा रही थी और उसने उस घायल लड़के को भी अपने साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि ड्राइवर ने उसे बताया कि वह लड़का अनाथ है और शायद उसमें किसी की तनिक भी रुचि नहीं है। जब मुन्नू को रास्ते में होश आया तो उस स्त्री ने उसके बारे में पूछा। मुन्नू ने उसे संक्षेप में अपने दुर्भाग्य की सारी कहानी बता दी। अब वह मुन्नू को शिमला ले गई और जहां वह उसका व्यक्तिगत नौकर बन गया। घर के कार्यों के अतिरिक्त वह उन 4 कुलियों में से एक था जो रिक्शा खींचते थे। श्रीमती मैनवेरिंग रिक्शा में अनेकों बस्तियों की यात्रा करती थी। वह हर संभव ढंग से मुन्नू की सहायता करना चाहती थी। वह उसके प्रति बहुत दयालु थी, विशेष रूप से क्योंकि वह एक दुष्चरित्र स्त्री थी। उनके अनेकों प्रेमी थे और उसने कई बार विवाह किया था। अब उसने सोचा कि मुन्नू उसके लिए एक शक्तिशाली प्रेमी सिद्ध हो सकता है, परंतु उसने यह अनुभव नहीं किया कि मुन्नू को रिक्शा खींचने के काम में लगाकर वह उस पर अत्यधिक बोझ डाल रही है। मुन्नू अन्य अनेकों रिक्शा वालों का मित्र हो गया था, उनमें मोहन मुख्य था। मुन्नू श्रीमती मैनवेरिंग की नौकरी में बहुत प्रसन्न अनुभव कर रहा था, परंतु उसे यह आभास नहीं था कि वह उस स्त्री की सेवा में इतने अधिक कार्य से अपने को नष्ट कर रहा है। इस अत्यधिक थकावट का परिणाम यह हुआ कि मुन्नू गंभीर टीबी रोग का शिकार हो गया। उसे इस बीमारी के बारे में केवल तब पता लगा जब वह बहुत बढ़ चुकी थी और इसका इलाज असंभव था। वास्तव में मोहन ने ही सबसे पहले इस बीमारी को पहचाना और मुन्नू को इसके बारे में बताया। एक दिन मुन्नू की दशा बहुत खराब हो गई। श्रीमती मैनवेरिंग ने उसे देखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मर्चेंट को बुलाया। इस समय यह डॉक्टर श्रीमती मैनवेरिंग का प्रेमी था। उसने बताया कि लड़के को टीबी है और उसे उसके पास बार बार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं उसे भी यह रोग न लग जाए। कुछ दिनों के बाद मुन्नू की मृत्यु हो गई। वह इस समय मुश्किल से 16 वर्ष का था। धन्यवाद।